नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अरविंद कुमार। आज मैं फिर से एक नए विज्ञापन के बारे में बात करेंगे। विज्ञापन है अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीर वायु सैनिकों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन आया, उसी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी इस विज्ञापन के बारे में। तो देखिए, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अग्निवीर स्कीम के तहत निकाली गई है। ठीक है, इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होने की डेट की बात करते हैं तो 7 जनवरी 2025 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 27 जनवरी 2025 तक आपके ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। तो केवल आपको 20 दिन मिलेंगे इसके फॉर्म को भरने के लिए। तैयारी अभी से आप कर लीजिएगा। आपके डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, तो आप उसको जो है फटाफट तैयार करा लीजिएगा। या आपका किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट अगर अभी तक इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट करा लीजिएगा। ठीक है, तो केवल 20 दिन का समय मिलेगा आपको इस फॉर्म को भरने के लिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 50 रुपये की फीस रखी गई है। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 550 रुपये फीस रखी, यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सबके लिए जो है 550 रुपये की फीस रखी गई है। प्लस इसमें जीएसटी भी जोड़ दिया गया है, जीएसटी एडिशनल रहेगा इसमें। अब बात करते हैं एज, किस एज ग्रुप के युवा जो है इसके लिए अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एज की बात करें तो 17.5 साल उम्र से लेके 21 साल तक के युवा जो है इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनिमम एज 17.5 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 21 साल होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 से लेके 1 जुलाई 2008 के बीच में है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप अपनी आवेदन कर सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि 1 जनवरी 2005 से और 1 जुलाई 2008 के बीच की है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, तो क्वालिफिकेशन के लिए एयरफोर्स में सबसे पहले मैंडेटरी योग्यता है कि इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। हाई स्कूल और इंटर लेवल पे आपने इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। केवल पढ़ा होना ही नहीं चाहिए बल्कि आपको 50% मार्क्स भी इंग्लिश में आपके पास आने चाहिए कम से कम। हाई स्कूल इंटर लेवल में आपका 50% इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब विस्तार से बात करते हैं। तो साइंस, इसमें 2 तरह के कैटेगरी के लोगों को सिलेक्शन होगा। 2 तरह की योग्यताएं मांगी गई हैं इसमें। एक साइंस सब्जेक्ट के साथ में जो लोग हैं, दूसरा अदर देन साइंस, यानी कि ऐसे सब लोग जिनके पास साइंस सब्जेक्ट नहीं रहा है वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है, और जिनके पास साइंस एज ए सब्जेक्ट है वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। आइए विस्तार से इसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे युवा जिनके पास 10+2 यानी इंटरमीडिएट लेवल में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट रहे हों, साथ में इंग्लिश सब्जेक्ट रहा हो, एग्रीगेट 50% मार्क्स हैं, अगर उनके इसमें इंडिविजुअली 50% मार्क्स हैं तो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अगर कोई ऐसा युवा है जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कर रखा है, जैसे मैकेनिकल में कर रखा हो, इलेक्ट्रिकल में कर रखा हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रखा है, या ऑटोमोबाइल्स में कर रखा है, या कंप्यूटर साइंस में कर रखा है विथ 50% मार्क्स से, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए आपके पास 50% मार्क्स इन इंग्लिश में भी होना चाहिए। अगर इंग्लिश इसमें एज ए सब्जेक्ट नहीं है, मैथ फिजिक्स इसमें सब्जेक्ट इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं रहा है, तो आपने जो है इंटर लेवल पे आपके पास ये सब्जेक्ट होना चाहिए, पीसीएम ग्रुप। ठीक है, अलावा कुछ किसी पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स किसी ने कर रखा है वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल है। बस कंडीशन ये है कि नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट उसने इस 2 साल में अपने पढ़े होने चाहिए, और टोटल वोकेशनल कोर्स की जो परसेंटेज है वो 50% होनी चाहिए एग्रीगेट। ठीक है, और इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर ये सब्जेक्ट उसने इसमें नहीं पढ़े हैं इस डिप्लोमा कोर्स में, तो 12th लेवल पे आपने ये फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए, साथ में इंग्लिश 50% के साथ होना चाहिए। अब ऐसे लोग जिन्होंने मैथ फिजिक्स जिसके पास सब्जेक्ट नहीं रहा है, यानी साइंस बैकग्राउंड से नहीं पास किया है, उन्होंने कॉमर्स बैकग्राउंड या आर्ट बैकग्राउंड से किया है 12th लेवल, तो उनके लिए भी मौका है। आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 10+2 लेवल पे इंटरमीडिएट कर रखा है, 50% अगर एग्रीगेट मार्क्स हैं तो वो, और 50% इंग्लिश में मार्क्स हैं तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स कर रखा है तो उसका एग्रीगेट अगर 50% मार्क्स हैं, साथ में इंग्लिश में एज ए सब्जेक्ट में 50% मार्क्स हैं, तो वो भी आप इसके लिए एलिजिबल है।
ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट ये साइंस बैकग्राउंड का है लेकिन वो चाहता है कि हम साइंस बैकग्राउंड में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है और अदर देन साइंस बैकग्राउंड वाले भी में भी अपना पेपर देना चाहता है, तो वो दो चाहे तो दोनों में पेपर दे सकता है। फॉर्म भरते समय अपने आप को चॉइस देनी पड़ेगी कि आप साइंस सब्जेक्ट के द्वारा आप सिलेक्शन पाना चाहते हो या इसके देना चाहते हो या फिर दोनों में आप देना चाहते हो। ठीक है, दोनों के केस में अगर आप जिन्होंने दोनों किया होगा उसका सिलेक्शन प्रोसेस अलग होगा, उसका पेपर पैटर्न अलग होगा, वो हम आगे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कैंडिडेट की अनमैरिड होना चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई भी कैंडिडेट अगर है, अगर वो इसमें अग्निवीर वायु के लिए अगर वो भर्ती होना चाहता है तो वो अनमैरिड होना चाहिए। अब बात करते हैं हाइट की, तो हाइट जो है कैंडिडेट की मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, 152 सेंटीमीटर से कम की हाइट है तो चाहे मेल हो या फीमेल वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कोई रहने वाला है या उत्तराखंड का रहने वाला है तो उसको मिनिमम 147 सेंटीमीटर की हाइट है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। वेट की बात करें तो हाइट के प्रोपोर्शनल में जो भी वेट होगा वो इसके लिए एलिजिबल होगा जो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए जो चेस्ट का साइज है मिनिमम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, साथ में फुलाव जो है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, मतलब जो है 77 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए और फिर आपको सांस भरने ऐसे भर के जो है 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। फीमेल कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो उनका जो सांस भरने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव उनका चाहिए। ठीक है, हियरिंग की बात करते हैं, नॉर्मल हियरिंग होनी चाहिए, डेंटल मतलब दांत वगैरह बढ़िया होने चाहिए, साफ होने चाहिए, दांत बढ़िया साफ होने चाहिए। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के केस में उसको जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा, यानी ठीक है प्रेग्नेंट लेडी जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। अगर किसी की बॉडी पे परमानेंट टैटू है तो वो लोग भी इसके लिए डिस्क्वालीफाइड हैं, वो लोग भी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इसमें सिलेक्शन के दौरान। तो सब सिलेक्शन के दौरान सबसे पहले आदमी को जानना होता है कि छुट्टी कितनी मिलेगी, तो 30 दिन की पर ईयर आप छुट्टी मिल सकती है। 30 दिन की मतलब एक साल में 30 दिन की आपको छुट्टी मिलेगी इसमें। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हो सिक लीव जो है ऑन रिकमेंडेशन आप डॉक्टर्स के द्वारा, अगर वहाँ रिकमेंड किया जाता है कि आपको सिक लीव मिलनी चाहिए तो आपको सिक लीव भी अलाउड है। ठीक है, लेकिन ये वहाँ के आपके हॉस्पिटल से आपको वहाँ। इसके अलावा और क्या बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट इसके अलावा मेडिकल एंड CST की फैसिलिटी भी मिलेंगी जब तक आपका वहाँ पे सेवा करते हो। नहीं, 4 साल का जो टेन्योर पीरियड रहेगा उस टेन्योर पीरियड में आपको जितने भी मिलिट्री बेस हॉस्पिटल हैं उनमें आपको जो है मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, और CST यानी कैंटीन की भी सुविधा मिलेगी। जैसे ही आपका ये 4 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाता है आपको मेडिकल और CST की फैसिलिटी जो है विड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, पे और अलाउंसेस की बात करें तो पे और अलाउंसेस जो हैं पहले साल आपको 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी, दूसरे साल बात करते हैं तो 33,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलेगी और तीसरे साल जो है 36,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी और चौथे साल जो है 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। ये टोटल पैकेज आपका पर मंथ के हिसाब से है, लेकिन इसमें इन हैंड जो सैलरी आएगी, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, इन हैंड जो सैलरी आएगी वो 21,000 रुपये पर मंथ। 9,000 रुपये जो है अग्निवीर कॉर्पस फंड के लिए आपके सैलरी से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना ही अमाउंट सरकार आपके उस कॉर्पस फंड में ऐड करेगी हर महीने। ठीक है, ऐसी बात करते हैं। इसी तरह आपका दूसरे साल आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो 23,100 रुपये मिलेगी और कॉर्पस फंड में 9,900 रुपये पर मंथ के हिसाब से कटेगा, इतना ही गवर्नमेंट आपके खाते में ऐड करेगी। ठीक है, इसके बाद थर्ड ईयर की बात करते हैं तो इन हैंड जो सैलरी आएगी 25,600 रुपये आएगी और कॉर्पस फंड में 10,950 रुपये आपका कॉर्पस फंड में जुड़ेगा। ठीक है, इतना ही गवर्नमेंट आपके खाते में पर मंथ डालती रहेगी। ठीक है, जहाँ तक चौथे साल की बात करें तो इन हैंड जो सैलरी आएगी वो 28,000 रुपये इन हैंड सैलरी आएगी। ठीक है, और जो कॉर्पस फंड में जो अग्निवीर कॉर्पस फंड में जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा वो 12,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा। ठीक है, इतना ही फंड जो है सरकार आपके खाते में
ऐड ऑन करेगी। ठीक है, तो टोटल 15 साल के आपकी सेवा कंप्लीट होने के बाद आपका जो फंड जो कॉर्पस में कंट्रीब्यूशन हुआ वो 5,02,000 रुपये के आसपास करीब बनेगा। ठीक है, इतना ही सरकार आपको देगी अपने पास से। तो टोटल जो एग्जिट के समय जो वैल्यू होगी 10,04,000 रुपये के हिसाब से आपका टोटल कॉर्पस फंड बनेगा, जो कि टैक्स फ्री होगा आपका। तो इंश्योरेंस का भी बेनिफिट आपको मिलेगा। 48 लाख का रुपए का आपका इंश्योरेंस रहेगा, बीमा रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट आपको मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर्स की, जब आप सर्विस कंप्लीट करते हैं। इसके साथ में एक चीज़ ध्यान रखनी है, कोई आपको जो ईएसएम का स्टेटस, ये ईएसएम को जो सुविधाएं होती है, एक्स सर्विसमैन की जो सुविधाएं होती है, वो स्टेटस आपको नहीं मिलेगा कंप्लीशन के बाद। इंटाइटल नहीं हो गया आप ईएसएम सर्टिफिकेट, लेकिन एक्स सर्विसमैन के लिए जो सुविधाएं होती हैं, जो स्टेटस होता है, वो आपके लिए इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। इसके साथ साथ में आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप कोई कमीशनिंग एग्ज़ाम देना चाह रहा जाता है इसमें अग्निवीर में, तो आप सोचें कि उस 4 साल के पीरियड के दौरान आप कोई भी कमीशनिंग एग्ज़ाम जो एयरफोर्स, नेवी या आर्मी के द्वारा होता है, वो आप देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने पहले से उसको बता रखा है कि हम ये कमीशनिंग एग्ज़ाम में चल रहा है, हमारी प्रक्रिया में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या हमने फॉर्म डाल रखा है, तो आप को परमिशन मिल सकती है, मे बी डिपेंड करेगा। अदरवाइज आपने कोई फ्रेश फॉर्म आप उन 4 सालों में कमीशनिंग का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, नो कमीशनिंग एग्जाम ड्यूरिंग अ 4 ईयर ऑफ पीरियड, जो भी आपका सर्विस पीरियड होगा उस समय आप कोई कमीशनिंग का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इंडिया चाहे वो एयरफोर्स के द्वारा हो, चाहे वो आर्मी के द्वारा हो, चाहे वो नेवी के द्वारा हो। ठीक है, इसके बाद में इसके बाद और बात करते हैं, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो 4 साल की सर्विस पीरियड कंप्लीट होने से पहले ही आप सोचो कि अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेना चाहते हो, तो वो भी इसमें फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। वो आपको, अगर फोर्स को लगता है कि आपको रिटायर होना चाहिए तो वो करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन आप अपनी स्वेच्छा से रिटायरमेंट 4 साल से पहले नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इतना सब कुछ हमने जान लिया, तो अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जान लें। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 फेज होंगे। पहले फेज की में जो होगा ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। साइंस सब्जेक्ट से इसमें फिजिक्स का, मैथ का और इंग्लिश, ये 3 सेक्शंस होंगे। तीनों सेक्शन के क्वेश्चन पूछेंगे। टाइम पीरियड मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए 60 मिनट का। ठीक है, जो ऐसे लोग जो कि साइंस सब्जेक्ट से नहीं आवेदन कर रहे हैं, अदर साइंस सब्जेक्ट्स में आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए बात करें तो उनके लिए रीजनिंग का एक सेक्शन होगा, दूसरा जनरल अवेयरनेस का होगा, तीसरा इंग्लिश का सेक्शन होगा। इन 3 सेक्शन उनके लिए भी होंगे, और उनके लिए टाइम पीरियड की बात करें तो 45 मिनट का मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं जो लोग दोनों कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, यानी साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों के लिए आवेदन किया है जिन्होंने, वो लोग जो हैं उनके लिए जो पेपर होगा, उनके फिजिक्स का भी सेक्शन रहेगा, मैथ का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, साथ में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का भी सेक्शन ऐड ऑन हो जाएगा, और टाइम हो जाएगा 85 मिनट्स का। यानी दोनों में देना चाहते हैं उनके लिए टाइम पीरियड 85 मिनट हो जाएगा। उनको साइंस सब्जेक्ट का भी पेपर देना होगा, साथ में रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का भी पेपर देना होगा, यानी दोनों का पेपर देना होगा। ठीक है, टाइम पीरियड 85 मिनट्स का होगा। ठीक है, तो ये तो रहा सिलेक्शन प्रोसेस फेज फर्स्ट की बात। ठीक है, मार्किंग की बात करते हैं तो हर सही आंसर पे आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी हर क्वेश्चन का, अगर एक क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, यानी कोई मार्क मतलब आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपको 0 मार्क्स मिलेगा उसके लिए। ठीक है, ना कोई नंबर मिलेगा ना ही कोई घटेगा, तो उसके लिए क्या आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है तो 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्क क्वेश्चन के लिए आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद से फेज सेकंड के लिए। फेज सेकंड में देखिए डीबीटी का होगा। डीबीटी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे आपने जो भी डॉक्यूमेंट आपने बताए हैं अपने फॉर्म में कि हमने हाई स्कूल कर रखा है, इंटर कर रखा है, या कोई वोकेशनल कोर्स कर रखा है, ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे। या आपने एनसीसी सर्टिफिकेट की बता रखा है, या आपने अपना डोमिसाइल दिखा रखा है कि हमारे मदर या फादर जो है एयरफोर्स में सेवा करते हैं। तो इस तरह का कोई भी अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट उसमें दिखाया है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है फिजिकल वेरिफिकेशन होगा विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में। अगर किसी के पास जो है इंटरनेट की मार्कशीट है, केवल ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है,
तो वो उसको जो है डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो ओरिजिनल मार्कशीट विद फोटोकॉपी दोनों को लेके जाना होगा आपको, और उनसे डिटेल्ड जो है इसका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, जो लोग फेस सेकंड यानी फेस फर्स्ट और फेस सेकंड का जो लोग क्वालिफाइड कर लेंगे, उनके लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में भी दो तरह का होगा। पहला क्या होगा, पहला होगा 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट के लिए 7 मिनट का समय मिलेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए 8 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, इसके बाद 10 मिनट का गैप दिया जाएगा। जो ये रनिंग क्वालिफाइड कर लीजिएंगे उनके लिए फिजिकल फिटनेस टेस्ट का सेकेंड राउंड शुरू हो जाएगा। 1 मिनट में 10 सिटअप 1 मिनट में और 20 स्क्वाट 1 मिनट में। ये मेल कैंडिडेट के लिए है, इतना करना होगा। वहीं अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं तो 10 सेटअप 1.5 मिनट का समय मिलेगा आपको, और 15 स्क्वाट्स के लिए 1 मिनट का समय मिलेगा। कर लेंगे फर्स्ट और सेकंड दोनों राउंड क्वालिफाइड कर लेंगे, उनके लिए फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका बहुत कुछ टेस्ट होगा, जिसमें TLC DLC है, प्लेटलेट्स हैं, हीमोग्लोबिन है, इस सब का टेस्ट होगा। इसके बाद यूरिन का टेस्ट रहेगा। बायोकेमिस्ट्री में आपका ब्लड शुगर वगैरह का टेस्ट रहेगा, सीरम कोलेस्ट्रॉल वगैरह का है, RFT लेवल क्या है, ठीक है, LFT का टेस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा रेडियोग्राफ, चेस्ट का रेडियोग्राफ होगा, एक्सरे लिया जाएगा आपका चेस्ट का। ठीक है, इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए जो है उनका लोअर एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए उनके लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड भी किया जाएगा। ठीक है, ECG वगैरह है, ये सारा कुछ आपका मेडिकल उसमें एग्जामिनेशन के दौरान होगा। तो तीनों को मिला के आपकी मेरिट बनेगी और रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद जो लोग सिलेक्शन होगा उनको एज ए एयरमैन की पोस्टिंग क्या मिलेगी आपको, एज ए एयरमैन लेवल की पोस्ट मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अग्निवीर वायु के लिए जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है, उसके बारे में हमने आप लोगों के साथ विस्तार से बात करी। ठीक है, अगर इसमें फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कोई चीज़ ऐसी रह गई हो जो बताने से छूट गई हो, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। अगर आवश्यकता लगी तो एक नया वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे, अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो। ठीक है, ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो में।